हेलो बच्चों, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जिसको हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं और 9th क्लास से पढ़ते पढ़ते 11th 12th में भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है। और इवन हमको अपर लेवल में जहाँ तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ तक इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ने वाली है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ केमिस्ट्री आती है। 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, यानी कि नया टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा काम का है। और वो टॉपिक कौन सा है? मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, मोल संकल्पना। तो सबसे पहले एक वर्ड उठाते हैं इसके अंदर से, देखिए मोल। मोल क्या है? मोल को एक बहुत आसान से एक टर्मिनोलॉजी के अंदर समझेंगे कि मोल क्या है। एक प्रकार की संख्या है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक प्रकार की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तुमने कहा, जैसे कि मान लीजिए हम एक बात करते हैं दर्जन। जैसे दर्जन शब्द आता है दिमाग में संख्या कितनी निकल के आती है? 12। कितनी निकल के आती है? 12। 1 दर्जन पेन बोलो, चाहे 1 दर्जन कॉपी बोलो, चाहे 1 दर्जन केले बोलो, 1 दर्जन सेब बोलो, 1 दर्जन मार्कर बोलो, 1 दर्जन बोतल, 1 दर्जन कुछ भी, इवन 1 दर्जन आदमी। समझ गए मेरी बात को? तो दर्जन से मेरा मतलब क्या हो गया? 12। दर्जन जैसे शब्द दिमाग में आता है वैसे तुम्हारे दिमाग में एक आता है भाई 12। संख्या कितनी हो गई? 12। ऐसे ही मोल जो है, मोल को तुरंत दिमाग में बैठा लो कि मोल जहां शब्द आ गया वहां एक संख्या माइंड में आनी चाहिए, एक नंबर माइंड में आना चाहिए। और वो नंबर कितना है? 6.023 इंटू 10⁻²⁻23। ये एक संख्या दिमाग में आनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत? कि जैसे दर्जन के लिए हम बोलते हैं 12, ऐसे ही मोल के लिए बोल दो क्या? 6.023 गुणा 10⁻23। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मोल को हम केमिस्ट्री में नहीं लेते हैं, केमिस्ट्री से हटा के काम में लेते हैं। 1 मोल पेन बोला मैंने। क्या बोला? 1 मोल पेन। 1 मोल पेन बोलते ही ये संख्या दिमाग में आनी चाहिए कि इतने पेन हैं। जरा इसको शॉर्ट में लिखने के बजाय, साइंटिफिक रूप में लिखने के बजाय, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 6023। और इस पॉइंट को हटाने के बाद फिर 20 जीरो और लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये लो, गिन के बताओगे इसको कितनी है? ये नहीं बता सकते ना। इतने पेन, और इतने पेनों का अगर ढेर लगाएं तो पूरी धरती भर जाए। ये मान लो पूरी पृथ्वी भर जाए इतने पेनों का अगर ढेर लगाएं तो मेरा कहने का मतलब इतने, अगर हम बात करें 1 मोल पेन मतलब इतने पेन। हेक्सिलियन बोलते हैं संख्या को, 602 हेक्सिलियन। हेक्सिलियन, ठीक है, करोड़ 10 करोड़ इस तरह से होते हैं ना, ऐसे हेक्सिलियन। छोड़ो, वो चीज़ अपने दिमाग में नहीं रखना है क्या है क्या नहीं है। देखिए, तो 1 मोल पेन बोला, 1 मोल कॉपी बोली, 1 मोल केले, 1 मोल सेब, जो भी कुछ बोलना चाहो तुम्हारी मर्जी। 1 मोल बोतल बोल दो, 1 मोल आदमी बोल दो। तो यानी इतने आदमी, इतने पेन, इतने बोतल्स 1 मोल में हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अब आ जाओ केमिस्ट्री में, इसको लेके केमिस्ट्री में लेके चलें तो 1 मोल H, 1 मोल H मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 H परमाणु। एक मोल H2 मतलब इतने ही H2 अणु। डिफरेंस समझ में आया? 1 मोल हाइड्रोजन गैस की यदि बात कर रहे हैं अपन, H2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 H2 अणु। ऐसे ही 1 मोल O का मतलब क्या हो गया? O परमाणु।
एक मोल O2 की यदि हम बात करते हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणु। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक मोल H2O बोल दो, एक मोल H2O, एक मोल H2O मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 H2O यानी कि जल के अणु। यहां तक कहानी समझ में आई? यहां तक की कहानी समझ में आई कि एक मोल मतलब एक नंबर है, एक निश्चित संख्या है जिसका मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23। यहां तक देख लो आराम से। अब देखिए हम बात करते हैं अब इसके वजन की, एक द्रव्यमान की बात करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान की बात करते हैं कि एक मोल कोई भी पदार्थ है, एक मोल पेन लिए मैंने, मतलब इतने पेन लिए, इन पेनों का वजन कितना होगा? इन पेनों का वजन कितना होगा? अगर पेन को मैं एक अणु या एक परमाणु मानूं तो उसका वजन होगा उसके अणुभार अथवा उसके परमाणु भार के बराबर। इधर आ जाओ, एक मोल हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो इतने हो गए हाइड्रोजन परमाणु, H ओनली, H मतलब 1 ग्राम। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 ग्राम। एक मोल H2 की यदि हम बात करें तो उसमें अणु होते हैं H2 के इतने, तो उसका वजन यानी कि द्रव्यमान होगा, भार होगा 2 ग्राम। 1 H का 1 ग्राम, 2 H का 2 ग्राम। ऑक्सीजन पे आ जाओ तो ऑक्सीजन के इतने परमाणु होते हैं और उसका द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार होता है 16, 8 नंबर पे आता है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये परमाणु भार अणुभार तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आया है परमाणु भार अणुभार क्या होता है तो एक बार मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं तुम्हें एक नया वीडियो बना दूंगा परमाणु भार और अणुभार के लिए। तो एक मोल O2 की यदि हम बात करें, O2 अणु कितने होंगे? 6.023 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन अणु, O2 अणु। और O2 अणु में का द्रव्यमान कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, यानी एक मोल O2 का जो द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 32 ग्राम होता है। ऐसे एक मोल जल में, जल के अणु तो हो गए इतने और इसका अणुभार 18 ग्राम। अणुभार कितना होता है? 18 ग्राम, यानी कि एक मोल जल का भार कितना होता है? 18 ग्राम। यहां तक कहानी समझ में आई? अब देखो, पेन, कॉपी, बोटल्स के लिए अपन एक मोल अगर वर्ड काम में लेके देखें तो इतने पेन, इतनी कॉपियां हो जाएंगी कि पूरी पृथ्वी समा जाए, पृथ्वी में पूरे में समा जाए। तो यानी कि हम बात करें एक मोल ऑक्सीजन की या एक मोल जल की, एक मोल जल 18 ग्राम जल होता है, इतना सा होता है यार। 18 ग्राम जल कितना होता है? छोटा सा एक कप लेके उसमें भर दो, उसमें भी ज्यादा आएगा। एक 50 ml का कप होता है इतना सा, बीकर होता है इतना सा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब 18 ग्राम जल के अंदर कितने सारे जल के अणु हैं, कितनी बड़ी संख्या है ये तुम यहां देख सकते हो। तो सबसे पहले तो इस संख्या पे फोकस करो। ये संख्या क्या है? 6.023 गुणा 10⁻23। अभी उतारना मत कुछ भी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत होती है बताओ? एक मोल, ये लिख दो, मोल एक प्रकार की संख्या है जिसका मान 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। इस संख्या को अब लिखो नीचे एरो लगा के, इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे कैपिटल N, कैपिटल ए छोटा लिखना इस तरह से छोटे रूप में नीचे एक साइड लिखते हैं, Na द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे Na द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लिख लिया? क्या लिखा? एक मोल एक प्रकार की संख्या है जिसका मान 6.023 गुणा 10⁻23 होता है।
इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे Na द्वारा रिप्रेजेंट या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे करके और ये उतार दो, वीडियो पॉज करके एरो लगाइए। ये उतारने के बाद फिर एक तीर लगाइए और रुक जाइए। देखिए, एक मोल में Na के बराबर परमाणु या अणु होते हैं और उसका भार कितना होता है, वजन कितना होता है, उसके परमाणु भार या अणु भार के बराबर। तो इसको एक छोटे से फॉर्मूला के अंदर पिरो देते हैं। देखिए, एक मोल एक मिनट रुको, एक तीर जो लगवाया था मैंने उसमें एक चीज लिख दो कि मोल को या मोलों की संख्या को स्मॉल n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। मोलों की संख्या को स्मॉल n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक लिखने के बाद अब मैं इसको एक मोल के बजाय n मोल से समझाता हूं। देखिए, मोल को हमने किस में बदला, अणु या परमाणु की संख्या में। अणु या परमाणुओं की संख्या में, ठीक है। मोल कितने हैं हमारे पास, मान लीजिए एक मोल। एक मोल में अणु अथवा परमाणु की संख्या कितनी होती है भैया, बराबर Na। कितनी होती है, Na। अगर 2 मोल है तो 2 गुणा Na, 3 मोल है तो 3 गुणा Na। अगर मैं कहूं n मोल है तो n इंटू Na, यानी कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएं, मोलों की संख्या दे दी जाए, तो उस मोलों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करके और तुम अणु या परमाणु की संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम उस मोल की बात करें और उस मोल को अब मुझे बदलना है किसमें, एक मिनट रुको, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। तुमने क्या किया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को किस में बदला है, अणु अथवा परमाणुओं की संख्या में। तो क्या करना है, n इंटू Na, ठीक है। अब अगर तुम्हें परमाणुओं या अणुओं की संख्या दे रखी है, अणु या परमाणु की संख्या दे रखी है और उसको तुम्हें मोलों में बदलना है, तो क्या करोगे, चलो और आसान कर देते हैं, इसको और आसान कर देते हैं। बहुत आसान सा तरीका देखेंगे अपन, बहुत आसान तरीका। देखिए, मोल दे रखे हैं, मोलों को तुम्हें अणु अथवा परमाणु संख्या में बदलना है, तो इंटू Na कर दो। ये लो, n का चक्कर ही छोड़ो। अब अगर तुम्हें अणु या परमाणु की संख्या का दे रखी है और मोल में बदलना है, तो उसमें जो भी संख्या तुम्हें दे रखी है उसमें भाग दे दो Na का। जो भी कुछ दे रखा है उसमें भाग दे दो Na का। क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी। आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाओ। ये देखो, मोल को अब तुम्हें बदलना है किसमें, ग्राम में। भार ऑब्लिक द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ये लीजिए, ठीक है। मोल को किसमें बदलना है, भार या द्रव्यमान में। अब तुम्हें एक मोल दे रखा है, मैंने तुम्हें बताया था कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल बराबर क्या होता है,
1 मोल बराबर उस परमाणु का परमाणु भार या अणु का अणु भार। अगर 2 मोल दिए हो तो जो परमाणु भार या अणु भार होता है उसको 2 से गुणा कर दो। 3 मोल दिए गए हैं तो जो परमाणु भार या अणु भार होता है उसको 3 से गुणा कर दो। 4 मोल दिए हैं, 5 दिए हैं, इसी तरह से परमाणु या अणु भार को 4 और 5 से गुणा कर सकते हो। अगर n मोल दिए हुए हैं तो n से गुणा कर दो। तो इस तरीके से हम बात करें तो n को या मोलों को किससे गुणा कर रहे हैं अपन? परमाणु भार या अणु भार से। तो इंटू m, यहां लिख देंगे m बराबर परमाणु ऑब्लिक अणु भार, परमाणु भार ऑब्लिक अणु भार, भार लिख दो, ये लो परमाणु भार ऑब्लिक अणु भार। ठीक है, ये लो जी। अगर मान लीजिए तुम्हें द्रव्यमान दे रखा है कि भाई 20 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो तुमसे कहा जाएगा भाई 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो 36 ग्राम दिया है तुमको, ग्राम। मोलों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि इस साइड से तुम्हें इस साइड जाने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना है? द्रव्यमान का या अणु भार या परमाणु भार का भाग देना है। ये लो जी, भाग देना है, बस क्या करना है? भाग देना है। 36 ग्राम दिया है, अणुभार कितना होता है जल का? 18 मोल निकालने हैं तो 36 भाग 18। ठीक है, 36 दिया है, भाग देना है 18 का, 2 मोल आ जाएंगे। समझ में आई? अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है आयतन। आयतन, आयतन किसमें? लीटर में। देखिए, जैसे तुमसे अब गैसों की बात की जा रही है, अब किसी द्रव्य ठोस की बात नहीं कर रहे अपन, गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस का आयतन कितना होता है? देखिए, हमने लिया 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 ग्राम ऑक्सीजन या 10 ग्राम जो भी है, मतलब गैस ली हमने, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब वो गैस जो अपन ले रहे हैं उस गैस को मैंने 1 ग्राम 2 ग्राम के बजाय मैंने बोल दिया सबका 1 मोल। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन या 1 मोल CO2 या 1 मोल अमोनिया, सारी जो गैसें होती हैं उन सबका 1 मोल ले लिया। और अब तुमसे पूछा गया कि वो कितना आयतन घेरेंगी। अब सवाल ये आता है यार, 1 मोल H2 लिया, 1 मोल H2, 1 मोल O2, 1 मोल N2, परमाणु भार या अणुभार लिखा इनका, अणुभार 2 ग्राम, 32 ग्राम, N2 का कितना होता है? 14 दूनी 28 ग्राम। ये लो जी। अब एक बात बताओ, अगर इस तरह से सोच के देखें ग्रामों में तो यार एक बात बताओ कि 2 ग्राम गैस और 32 ग्राम गैस, इनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया क्या? और जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो जगह भी अलग अलग घेरेंगी यार, आयतन भी अलग अलग घेरेंगे। दिमाग में आ रहा होगा यार, 2 ग्राम हाइड्रोजन कितनी सी जगह घेरेगी, कितने लीटर जगह घेरेगी? अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो कितना आयतन घेरेगी? और 32 ग्राम और 28 ग्राम, कंफ्यूजन हो गया ना? कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। हाइड्रोजन के परमाणु साइज बहुत छोटे होते हैं, ऑक्सीजन का बड़ा होता है परमाणु, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से छोटा होता है। यानी कि परमाणु साइज के हिसाब से देखें तो वो जो गैस है तीनों के अंदर समान जगह घेरेंगी, तीनों के अंदर समान जगह घेरेंगी। वही वाली बात है, जैसे एक डब्बा लेके उसमें मैंने मोटे मोटे पत्थर भर दिए तो 10 ही पत्थर आए, लेकिन छोटे कंकड़ भरेंगे तो 100 कंकड़ आ जाएंगे, और रेत के कण भरे तो कितने आएंगे? असंख्य। समझ रहे हो ना? साइज पे डिपेंड करता है सब कुछ। मैंने 1 किलोग्राम मोटे पत्थर लिए थे,
1 किलोग्राम कंकड़ लिए थे, 1 किलोग्राम रेत ली थी। अब तुम ये बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तीनों के बराबर हैं क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तीनों के बराबर रखें तो जगह कम ज्यादा घेरेंगे, नहीं घेरेंगे? ठीक है, तो उतना ही आयतन घेरने के लिए 2 ग्राम, 32 ग्राम, 28 ग्राम तीनों को समान आयतन मिलेगा, समान आयतन घेरेंगी, और वो आयतन है 22.4 लीटर। सीधा सीधा कंसेप्ट है कि 1 मोल अगर तुम कोई भी गैस लेते हो तो उस गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। जैसे 1 मोल में कणों की संख्या सबकी बराबर होती है ना, अभी बताया था कि कंकड़ पत्थर जो भी तुम ले रहे हो तो कणों की संख्या पर डिपेंड करता है वो, तो क्योंकि ठोस है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस का आयतन होता है इंटू 22.4 लीटर, गुणा कर दो जो भी मोल दिए गए हैं। 2 मोल हैं तो 2 गुणा 22.4, 10 मोल हैं तो 10 गुणा 22.4 लीटर। तो इस तरह से मोलों की संख्या को गुणा कर सकते हो। अगर हमको आयतन दिया है और उसको वापस मोलों में बदलना है तो भैया भाग दे दो 22.4 लीटर का। हो गया? ये है मूल कंसेप्ट, पूरी कहानी, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं, m बराबर तो लिख ही दिया। ठीक है, यहां n बराबर मोलों की संख्या, सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम याद रहेगा तो सब कुछ याद आ जाएगा। Na बराबर आवोगाद्रो संख्या, और जिसका मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, और उसके बाद हम 22.4 लीटर की बात करें, ये क्या होता है? 1 मोल गैस का आयतन। ये लो जी, ये उतार लो, एज इट इज छाप दो। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है अभी तो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। बस ये है कि जो समझा है उसको समझ लो और जो लिखवाया है उसको एज इट इज उतार दो। अब हम एग्जाम्पल करके समझेंगे, एक रिएक्शन लिखेंगे उससे समझेंगे। उतार लो इसको, वीडियो पॉज कर लिए और उतार लीजिए। अब इस राम कहानी को मैं यहां लिख देता हूं, मोल n, ऐसे लिख देते हैं, कोई मिनट। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 कण। अब कण लिखा है मैंने, न अणु लिखा है न परमाणु लिखा है। कण हो सकते हैं, वो परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू m ग्राम भार। m पहले लिखवा चुका हूं, m कितना है? परमाणु भार या अणु भार के बराबर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए इधर एक रिएक्शन लिखते हैं भैया, CH4 यानी मेथेन का दहन करवाते हैं। ठीक है, CH4 प्लस O2 क्या बना? CO2 प्लस H2। 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं अपन कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करवाने पर CO2 और जल बनता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन 11th-12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। आ जाओ भैया, ये मेथेन है,
इसको पहले तो संतुलित करो। सबसे पहले रिएक्शन, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2, ये लो भैया 2। अब ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2 और 2 4, यानी कि 2O2। रिएक्शन बैलेंस हो गई, संतुलित रिएक्शन है इस टाइम, संतुलित अभिक्रिया लिखती। संतुलित अभिक्रिया लिखने के बाद अब अपना मोल कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए कैसे होगा। यहाँ कितने नंबर दिख रहे हैं तुम्हें, कितनी संख्या दिख रही है 1, यानी कि 1 मोल। ये लो जी, यहाँ O2 कितने हैं 2, तो यानी कि O2 के कितने मोल दे रखे हैं 2 मोल। CO2 कितनी है 1 मोल, और जल कितना है 2 मोल। ये लो जी, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। रिएक्शन के अंदर मोल कैसे देखे जाते हैं ये पता लग गया, ठीक है। यानी कि 1 मोल मेथेन का अगर अपन दहन करवाते हैं तो हमको 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। यानी कि 10 मोल अगर हम लेते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि 10 मोल मेथेन के दहन से कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, 10 मोल प्राप्त होगी, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल प्राप्त हो रहा है। तुमसे कहा गया कि 5 मोल मेथेन के दहन से कितने मोल जल प्राप्त होगा, तो तुमने देखा 1 मोल जल को मेथेन से 2 मोल जल प्राप्त हो रहा है, तो 5 मोल से जस्ट डबल यानी कि 10 मोल जल प्राप्त होगा, ठीक है। ग्राम की बात करें, ये तो N हो गया। अब हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। देखो 1 मोल मेथेन का परमाणु भार कितना हो गया भैया, 12 और 4 16 ग्राम, ठीक है। 2 मोल ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 दूनी 64 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 12 और ये कितना हो गया 32 44, 18 दूनी 36। ये लो जी, ये हो गए इसके द्रव्यमान। तुमसे कहा गया कि 16 ग्राम मेथेन के दहन से कितने ग्राम CO2 मिलेगी, तो 16 ग्राम मेथेन के दहन से 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। अरे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है, पूरा चेक कर सकते हो। 16 और 64 कितने हो गए 80, और 44 और 36 कितने हो गए 80। इधर जितना द्रव्यमान है उधर भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। बता चुका हूं पहले कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू करने से पहले या लागू करने के बाद एक ही काम होता है, वो है रिएक्शन बैलेंस होना। और रिएक्शन अगर तुम्हारी बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई, तो पूरा नियम लागू होगा। तो 16 ग्राम मेथेन के दहन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये तो रिएक्शन लिख के पता लग गया। तुमसे पूछ लिया भैया 4 ग्राम मेथेन ली तुमने, 4 ग्राम मेथेन के दहन से कितना ग्राम CO2 मिलेगी, तो सीधा सा तरीका है, जब 16 ग्राम से मिल रही है कितनी 44 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 44/16। तुमसे दिया 4 ग्राम, तो 44/16 इंटू 4, 4 चौके 16 यानी कि 11 ग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम मेथेन चाहिए, 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम मेथेन चाहिए। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि उस मेथेन के दहन की रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहले ये 2 पॉइंट लिख लो, और फिर तुमसे कहा जाए कि 22 ग्राम CO2 लेने के लिए, तो देखो 44 ग्राम प्राप्त हो रही है 16 ग्राम से, तो 1 ग्राम प्राप्त होगी 16/44 से, तो 22 ग्राम प्राप्त होगी 16/44 इंटू 22 यानी कि 8। तो 8 ग्राम हमको क्या चाहिए, मेथेन चाहिए 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन अणुओं की संख्या पर, या परमाणुओं की संख्या पर, या कणों की संख्या पर। तो इसमें कितने परमाणु होंगे, मेथेन के कितने अणु होंगे,
6.023 गुणा 10⁻23 अणु CO2। इसमें कितने होंगे? देखो 2 मोल हैं तो 1 मोल बराबर उतना होता है, तो 2 मोल कितना होगा भाई? 12.046 गुणा 10⁻23 अणु O2 के होंगे। 1 मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 अणु CO2 के होंगे, और 2 मोल यानी कि 12.046 इंटू 10⁻23 अणु किसके होंगे? इसमें जल के। समझ में आ गई बात? तो मोलों से चल रहा है अपना सब कुछ। तीसरा नंबर हो गया अपना कण या कणों की संख्या। ये लो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट बनाए थे ना अपन ने, 4 बॉक्स, बीचों बीच मोल रखा, एक इधर एक इधर और एक नीचे, तो वो चारों पॉइंट की बात करनी है अपन को। चौथा पॉइंट है आयतन। और मैंने तुम्हें बताया था आयतन की बात कब करते हैं? जब गैस हो। देखो मीथेन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। CO2 क्या है? गैस। और जल क्या है? द्रव। अच्छा, दहन करवा रहे हो, जला रहे हो, तो जल क्या टोटी लगा के निकलेगा क्या? जल भी वाष्प के रूप में निकलेगा, गैस के रूप में निकलेगा। किसी भी पदार्थ की अवस्था हम बदल सकते हैं। तो यदि जल को गैस के रूप में बात करें अपन, यहां पर जल क्या है? वाष्प के रूप में निकलेगा, तो उस गैसीय रूप में निकले तो इसका भी हम आयतन निकाल सकते हैं। तो इन चारों की बात करें तो ये गैसीय पदार्थ हैं, और गैसीय पदार्थ हैं तो इसका आयतन कितना होगा? 1 मोल का मतलब हो गया 22.4 लीटर। 2 मोल का मतलब हो गया 44.8 लीटर। 1 मोल का मतलब हो गया 22.4 लीटर। 2 मोल का मतलब हो गया 44.8 लीटर। अब एक चीज जरूर बता देता हूं मैं तुम्हें, राजस्थान बोर्ड या NCERT या फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ये मोल्स कंसेप्ट पढ़ा जाता है। तो देखो किसी किसी जगह तुम्हें 22.7 लीटर भी लिखा मिल सकता है, तो टेंशन मत लेना, सब मस्त रहो। 22.4 लीटर से चलते रहो अपने, 22.4 लीटर ही होता है। 22.7 अगर लिखा हुआ है तो गलत मत मान लेना, ठीक है? वो अलग अलग अपना तरीका जो भी है, ठीक है? तो 22.4 लीटर के हिसाब से अपन ने क्या निकाल दिया? आयतन निकाल दिया। क्योंकि मुझे पता है आगे कमेंट में क्वेश्चन आएगा, साहब 22.7 लीटर लिखा हुआ देखा था हमने तो भाई, तो टेंशन मत लो। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर तुम्हें ये कह दिया जाए 11.2 लीटर CO2 मीथेन लिया, 11.2 लीटर मीथेन लिया और उसका दहन करवाएं, तो कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी दहन करवाने के लिए? कंसेप्ट समझ में आया ना? अब तो दिमाग घूम गया होगा अब तो, कि 11.2 लीटर मीथेन का दहन करवाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? चलो ग्राम में बात कर लेते हैं। 22.4 लीटर को किस में बदला? ग्राम में। या सर सीधे सीधे एक काम करते हैं ना, वही तुम्हारा बीच वाला सर्किल याद कर लो। मोल को अपन ने किस में बदला? ग्राम में। मोल को किस में बदला अपन ने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। और मोल को हमने किस में बदला? वॉल्यूम में, आयतन में। ये तिराया है भाई, तिराया है। तुमको क्या करना है? 22.4 लीटर आयतन दिया है और आयतन से तुम्हें निकालना है कणों की संख्या। तो तुम्हें आयतन से पहले मोल पे जाना पड़ेगा, फिर यहां जाना है। रोड ही नहीं है, ये याद कर लो ना तुम तो, ये रोड ही नहीं है और कोई रोड यही है, 3 रोड। अब तुम्हारी मर्जी है तुम कहां से कहां जाते हो, जाना तो यहीं से पड़ेगा। ग्राम को आयतन में बदलना है, पहले ग्राम को मोल में बदलो, फिर आयतन में बदलो। ग्राम को कणों की संख्या में बदलना है,
ग्राम में दे रखी है मात्रा, कणों की संख्या लेनी है तो ग्राम से मोल बदलो, मोल से कणों की संख्या। कणों की संख्या को आयतन में बदलना है, कणों की संख्या को पहले मोल में बदलो फिर आयतन में बदलो। तीनों का बता रखा है, फिर से लिख देता हूं। मोल को इसमें बदलेंगे तो इनटू Na भाग Na, इधर इनटू M भाग M, इधर इनटू 22.4 लीटर भाग 22.4 लीटर। ये लो, ये कहानी तुम्हारे अगर समझ में आ गई, इसकी कहानी समझ में आ गई तो तुम सब कुछ कर सकते हो। यानी कि यही है मोल कंसेप्ट है, जो कुछ यही है मोल कंसेप्ट जो भी कुछ है। सारे क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं वो करके देखना। अगली वीडियो में अपन न्यूमेरिकल करेंगे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाया इसीलिए मैंने, तो न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, उतार लो इसको।